नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों आपका। आज ले आए हैं हम आपके लिए 1 से 15 दिसंबर का अंक। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, देश में सहकारिता की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है, जो आजादी से पहले आर्थिक आंदोलन का अहम हिस्सा थी। साल 2021 में जब सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई तो इसकी परंपरा को एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत मिली। आज भारत में 8,44,000 से भी ज्यादा सहकारी समितियां हैं। 30 करोड़ से ज्यादा सदस्य इनसे जुड़े हुए हैं। अब देश सहकारी तंत्र का विस्तार कर एक नया आर्थिक मॉडल बनाने के रास्ते पर चल पड़ा है, जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य और देश के विकास के संकल्प को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा। दोस्तों, भारत में दुनिया की 1/4 से भी ज्यादा सहकारी समितियां हैं और लगभग 1/3 भारतीय ग्रामीण जनसंख्या तो सीधे तौर पर इनसे अपनी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के लिए जुड़ी हुई है। ऐसे में दशकों से भारतीय संस्कृति का प्राण रही सहकारिता के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने बीते कुछ वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन कर नई ऊर्जा का संचार किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के समापन के लिए इससे बड़ा गौरव का क्षण क्या हो सकता है कि भारत की 2 सहकारी समिति अमूल और इफ्को को दुनिया की शीर्ष 10 सहकारी समितियों में प्रथम और द्वितीय स्थान मिला है। इतना ही नहीं, अमूल का पंजीकरण भी त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में 14 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसी संदर्भ में सहकार से समृद्धि इस बार के हमारे अंक की आवरण कथा बनी है। गौरवमयी उपलब्धियों के साथ बने इस अद्भुत सहयोग के अवसर पर अपनी आवरण कथा के माध्यम से कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार ने किस तरह नीतिगत सुधारों और पहल से सहकारिता के आंदोलन को संस्थागत रूप दिया है और 2047 के विकसित भारत के स्वप्न को साकार कर रही है। दोस्तों, आजादी से पहले गुजरात के आणंद खेड़ा जिले के कुछ किसान दूध का उत्पादन करते थे। वो दूध वहां से मुंबई की पॉल्सन डेयरी में जाता था। एक दिन कुछ किसानों ने दूध के भाव में बढ़ोतरी की मांग की तो पॉल्सन डेयरी ने दूध लेना बंद कर दिया। किसान असहाय हो गए और त्रिभुवन पटेल के नेतृत्व में सरदार पटेल के पास गए। सरदार पटेल ने कहा कि अगर आपको गुलामी ही करनी है तो शोषण को सहन करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, अपने दूध का व्यापार खुद कीजिए। फिर त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में 14 दिसंबर 1946 को इतिहास रचा गया, जब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, जिसे आमतौर पर अमूल के नाम से जाना जाता है, उसको बॉम्बे सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1925 के तहत पंजीकृत किया गया। देश की पहली छोटी सी गांव की कोऑपरेटिव वो बनी जिसमें 250 लीटर दूध इकट्ठा होता था। वहां से लेकर दुनिया के सबसे मजबूत कोऑपरेटिव ब्रांड अमूल बनने की ये यात्रा त्रिभुवन दास पटेल ने शुरू की। त्रिभुवन दास सरदार पटेल जैसे महान नेता के सानिध्य में रहकर भारत के अंदर सहकारिता की नींव डालने वाले व्यक्तियों में से एक थे। गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ, जिसे हम अमूल भी कहते हैं, वो त्रिभुवन दास जी के विचार की ही देन है। 2003 में अमूल का टर्नओवर देखें तो 2,882 करोड़ रुपए था। आज अमूल की बिक्री 90,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। तो ये ग्रुप अकेले गुजरात की 36 लाख महिलाओं को स्वरोजगार दे रहा है। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद सहकारी विकास को गति मिली, जिसमें योजना आयोग द्वारा निर्मित विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। 2002 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य देश में सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास को सुदृढ़ करना था। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए मंत्री स्तर के कार्यबल का गठन किया गया। इस कार्यबल ने सुझाव दिया कि राज्यों में समानांतर कानूनों के बजाय एक ही कानून लागू किया जाना चाहिए। भारत में सहकारी प्रणाली को मोटे तौर पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात ऋण और गैर ऋण सहकारी समितियां। क्रेडिट सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, उपभोग और विपणन के लिए किफायती ब्याज दरों पर ऋण सुनिश्चित करती है। उपभोक्ता सहकारी समितियां रियायती दरों पर किसानों की उपभोग मांग को पूरा करती है।
विपणन समितियां वस्तुओं के लेन देन में बिचौलियों को खत्म करके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य को सुनिश्चित करती हैं। सहकारी समितियां कृषि और लघु उद्योग विपणन, प्रसंस्करण, वितरण और आपूर्ति से जुड़े कार्यकलाप भी करती हैं। सहकारी क्षेत्र ने हमेशा देश में समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहकारी मॉडल भारतीय समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को आर्थिक विकास का अग्रणी बनाकर व्यापक वित्तीय समृद्धि पैदा कर रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बताते हैं कि कैसे सहकारिता आज सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बना है। साथियों, हमारे आजादी के आंदोलन को भी सहकारिता ने प्रेरित किया है। इससे आर्थिक सशक्तिकरण में तो मदद मिली, स्वतंत्रता सेनानियों को एक सामूहिक मंच भी मिला। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज ने सामुदायिक भागीदारी को फिर से नई ऊर्जा दी। उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग जैसे क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से एक नया आंदोलन खड़ा किया और आज खादी और ग्रामोद्योग को हमारी कोऑपरेटिव्स ने बड़े बड़े ब्रांड से भी आगे पहुंचा दिया है। आजादी के इसी दौर में सरदार पटेल ने भी किसानों को एकजुट किया। मिल्क कोऑपरेटिव के माध्यम से आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी। आजादी की क्रांति से पैदा हुआ अमूल आज टॉप ग्लोबल फूड ब्रांड में से एक है। हम कह सकते हैं भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर किया है। सहकारिता भारत के मूलभूत चिंतन, स्वभाव, संस्कार के अनुकूल व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 6 जुलाई 2021 को नए मंत्रालय के रूप में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। इसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी, नीतिगत ढांचा प्रदान करना था। सहकारिता आधारित अर्थव्यवस्था का मॉडल देश में प्राचीन काल से चला आ रहा है। वर्तमान समय में अमूल जैसे जन आंदोलन ने सहकारिता का लाभ गांव-गांव और परिवार-परिवार तक पहुंचाया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारी आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ ही समुदाय आधारित विकासात्मक भागीदारी के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। देश में 7 दशक से अधिक समय से किसान, ग्रामीण और कोऑपरेटिव नेतृत्व अलग से एक सहकारिता मंत्रालय की मांग कर रहे थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद सहकारिता के विकास का नया अध्याय शुरू हुआ। 7 दशक से अधिक समय तक इस क्षेत्र पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था जितना देना चाहिए था। सहकारिता का आंदोलन भी अलग अलग क्षेत्रों में समान रूप से नहीं चल रहा था। पश्चिम दक्षिण में अच्छा चल रहा था, मध्य में मध्यम प्रकार का था, उत्तर में कमजोर था, पूर्व में स्थिति और कमजोर थी। अलग से सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद इस क्षेत्र पर संस्थागत तरीके से ध्यान दिया गया। सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर सहकारिता का डेटाबेस तैयार किया गया है। आज इसके जरिए कोई भी देख सकता है कि कहां कितने कोऑपरेटिव हैं, डेयरी, पैक्स, मार्केटिंग, मत्स्य, हाउसिंग की स्थिति क्या है। इसके बाद केंद्र सरकार ने तय किया कि 2 लाख नई कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्स बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार के प्रयास से आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूर्वोत्तर से लेकर द्वारका तक पूरे देश में केंद्र के मॉडल पैक्स के बायलॉज मंजूर किए गए हैं। इस प्रस्ताव से 25 से अधिक आर्थिक क्रियाकलापों को पैक्स के साथ जोड़ा गया है। इनके अंदर चुनाव की पद्धति जुड़ी और इसके अंदर एक कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाला गया जो देश की सभी भाषाओं में बना हुआ है। पैक्स लघु, मध्यम और दीर्घावधि के कृषि ऋण देता है। पैक्स मत्स्य सोसाइटी भी है, पैक्स डेयरी भी है, पैक्स रेशम उत्पादन के काम से भी जुड़ा है
और पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर भी हैं। सहकारी समितियों को जीवंत और सफल व्यावसायिक इकाइयों के रूप में परिवर्तित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय प्रतिबद्ध है। सहकारिता क्षेत्र, कृषि और किसानों को समृद्धि के लिए 3 राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों का गठन किया गया है। केंद्र ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL नाम से एक राष्ट्रीय कोऑपरेटिव संस्था बनाई है, जिसमें लगभग 8,000 से अधिक पैक्स जुड़ चुके हैं। इसके माध्यम से देश के किसानों के उत्पाद को विदेश में निर्यात किया जा रहा है, जिसका पूरा मुनाफा किसानों को मिलता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड NCOL के माध्यम से किसानों के जैविक उत्पाद को खरीदकर, जांचकर, भारत ब्रांड नाम देकर पैकेजिंग कर बाजारों में बेचा जाता है। इसमें जैविक चावल, आटा, अनाज, बाजरा, चीनी, गुड़, चाय, कॉफी, साबुत मसाले, जैविक तेल, शहद, पिसे हुए मसाले, सूखे मेवे, जैविक बेसन, जैविक चने की दाल, मसूर की दाल, जैविक राजमा, तुअर दाल और साबुत हरा मूंग। आज ये सारे 100% जैविक वस्तुएं भारत ब्रांड के नाम से उपलब्ध है। इसी तरह भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL से जहां बड़े किसानों को जोड़ा जाता था, अब 2.5 एकड़ वाले किसानों को भी बीज उत्पादन के लिए जोड़ा गया है। आज 20,000 से अधिक पैक्स के किसान बीज उत्पादन का काम कर रहे हैं। अनाज उगाने से 2.5 गुना ज्यादा लाभ बीज के खेती में है, जो पहले छोटे किसान नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये संभव हो गया है। दोस्तों, पूंजी के बगैर व्यक्ति को उद्यमिता के साथ जोड़ने का एक ही रास्ता है, कोऑपरेटिव सेक्टर। अर्थशास्त्रियों के हिसाब से देश के अर्थतंत्र का मानक है GDP। GDP देश के अर्थतंत्र का स्वास्थ्य बताने के लिए बड़ा मानक है, लेकिन 140 करोड़ की आबादी में GDP के साथ साथ रोजगार भी बहुत बड़ा माध्यम है। अगले 5 साल में देश में 2 लाख बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत अब तक 35,395 नई सहकारी समितियां बनाई जा चुकी हैं। भूमिहीन और पूंजीहीन लोगों के लिए सहकारिता क्षेत्र से ही समृद्धि का रास्ता खुल रहा है। सहकारी समितियों के नेतृत्व में 25 दिसंबर 2024 को शुरू हुई श्वेत क्रांति 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में दूध की खरीद को 50% बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय द्वारा पिछले 4 वर्षों में पैक्स, डेयरी, मत्स्य, सहकारी बैंक, चीनी सहकारी समितियों और शासन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए की गई 100 से अधिक पहलों में डिजिटल सुधार, नीतिगत परिवर्तन, वित्तीय सहायता और संस्थागत क्षमता निर्माण शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ काम मिले, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे, ये केंद्र सरकार की सोच है। अच्छे जीवन का स्वप्न कोऑपरेटिव के बगैर पूरा नहीं हो सकता और इसीलिए इसके महत्व को समझते हुए केंद्र और राज्य ने भारत में मिलकर सहकारिता आंदोलन के एक नए युग की शुरुआत कर दी है। सहकारिता की सफलता 4 चीजों संकल्प, शक्ति, साफ नियत, परिश्रम और संघ भाव पर निर्भर करती है। इसी भाव से आम नागरिक के स्वप्न को पूरा करने का सहकारिता जरिया बन रही है। दुनिया के लिए कोऑपरेटिव एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए कोऑपरेटिव संस्कृति का आधार है, जीवन शैली है। आज हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। दोस्तों, न्यू इंडिया समाचार अब प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं ईमेल के जरिए इस पते पर response-nis@pib.gov.in। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।